हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार आपका फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल स्टैट्स कॉर्नर पे। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं जो ISS 22 है। इसमें जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के 20 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन नंबर 41 से 50 और 61 से 70। तो अपन जो इन जनरल अपन ए सीरीज की बात करेंगे। अगर ए सीरीज अपलोडेड नहीं है तभी अपन B C D इन सीरीज पे जाएंगे। तो इन जनरल जो भी क्वेश्चन पेपर अपन डिस्कस करेंगे वो ए सीरीज के ही जो क्वेश्चन नंबर का सीक्वेंस है उस हिसाब से करेंगे। आप कमेंट में जरूर सजेशन कीजिएगा कि एक एक क्वेश्चन के वीडियो सही रहते हैं या कम से कम 10 या 20 क्वेश्चन का सीक्वेंस का एक वीडियो सही रहता है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस कैन रिजल्ट इन प्राइवेसी ब्रीचेज इवन इन एग्रीगेटेड लेवल डेटा, नोट यूनिट नोट यूनिट लेवल डेटा और माइक्रो डेटा ड्राइव्ड फ्रॉम डेटा कलेक्टेड इन सर्वेज और सेंसस। सर्वेज और सेंसस का जो डेटा होता है उसमें एग्रीगेटेड लेवल की डेटा की बात हो रही है। तो उसमें कौन कौन से ये केसेस हैं जिसमें प्राइवेसी ब्रीचेज की कंडीशन आ सकती है या प्राइवेसी ब्रीच हो सकती है, इंडिविजुअल डेटा लीक हो सकता है या अपन इंडिविजुअल डेटा तक पहुंच सकते हैं इससे। एग्रीगेटेड डेटा गिवन स्टेट वाइज, एग्रीगेटेड डेटा गिवन स्टेट वाइज इसमें क्या होता है, आपके पास एक सफिशियंट सैंपल साइज होता है। तो आप एग्रीगेटेड लेवल डेटा से यूनिट लेवल डेटा पे नहीं जा सकते। इसमें एक तरह से आप किसी की प्राइवेसी ब्रीच नहीं कर सकते, बहुत पॉसिबिलिटी नहीं है इसमें। डीलिंग विथ वेरी स्मॉल एरिया, डीलिंग विथ वेरी स्मॉल एरिया ऑब्वियसली इसमें इसमें क्या होता है कि जब स्मॉल एरिया होता है तो आपकी पॉपुलेशन कम होगी, पॉपुलेशन कम होगी तो सैंपल साइज कम होगा, सैंपल साइज कम होगा तो आप अगर सपोज कि एक एरिया है उसके अंदर एक ही सैंपल सेलेक्ट हुआ है और वो एक सैंपल बहुत ही हाई क्लास का हो गया, ठीक है। हाई क्लास की लाइक आपको उसमें इनकम बहुत ज़्यादा दिख जाएगी, बहुत सारी लग्जरी चीज़ें दिख जाएंगी। या एक ही आपको उसमें एजुकेशन वाइज से कि जिसने अलग लेवल की एजुकेशन उसमें डिटेल कर वो कर रखी है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि अगर स्मॉल एरिया में बात करें या और कोई केसेस है सपोज कि जैसे सर्वे होते हैं, आपके लैंड का सर्वे होता है उसमें कि आपके पास ज़मीन कितनी है, तो लैंड होल्डिंग कितनी है। तो उस केसेस में अगर किसी स्मॉल एरिया की बात है तो एक इंडिविजुअल का डेटा से पता चल सकता है कि ये इसका डेटा है। और डीलिंग विथ रेयर सब पॉपुलेशन एक तरह से वही स्मॉल एरिया वाली ही बात है, इसमें अलग से एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों सेम ही चीज़ें हैं। अगर एक रेयर अलग टाइप की पॉपुलेशन हो गई जो बहुत ही रेयर है, अब हो सकता है, अब ये आइडेंटिफाई कैसे करोगे ये अगर उनका फूड हैबिट में क्या क्या है, फूड हैबिट में कौन कौन सी चीज़ें वो कंज्यूम करते हैं उस हिसाब से भी अगर आइडेंटिफाई कर सकते हो। कई सारी चीज़ें हैं इसमें, एजुकेशन हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, लैंड होल्डिंग हो गई, इनकम हो गई, ये सारी चीज़ें। तो ये क्या होता है, इसमें कम सैंपल साइज से अगर आप एक प्राइवेसी ब्रीच हो सकती है तो दो केसेस हो गए इसमें, सेकंड एंड थर्ड। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? सब्जेक्ट कवर्ड अंडर 76 राउंड ऑफ NSSO आर डिसेबिलिटी, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन, हाउसिंग कंडीशन। अब ये देखो NSSO जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे NSS भी लिखा आ जाए ना तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, सेम ही बातें हैं, नेशनल सैंपल सर्वे और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो which agency is responsible for finalizing subject to covered in NSS survey? अब देखो ये जो NSSO ये CSO ये क्या है, कंडक्टिंग अथॉरिटी है। ये सब्जेक्ट डिसाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सब्जेक्ट डिसाइड रिस्पॉन्सिबल कौन है? NSC, नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन। ये ही सब्जेक्ट फाइनल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अब अपन बात नीति आयोग का एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है, वो नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन में होता है। तो अब अपन बात करें कि जो NSC होता है इसमें एग्जैक्ट 7 मेंबर होते हैं। एक चेयरमैन हो गया, 4 इसके मेंबर हो गए, एक जो सेक्रेटरी हो गया और एक हो गए जो नीति आयोग के एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं। तो ये हो गया जो NSC, इसका आंसर आ जाएगा NSC, नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन की। आप जो वर्क लोकेशन और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें भी साफ साफ लिखा है कि जो NSSO राउंड का जो सब्जेक्ट होगा वो फाइनलाइज NSC ही करेगा। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर फ्रॉम नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क,
would help in monitoring goal 4 क्या है, namely ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunity for all। एसडीजी की बात हो रही है। एसडीजी में 17 गोल हैं, ठीक है। तो इसमें ये बात करें नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क, नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क, तो एक तो यूएन का फ्रेमवर्क है, इंडिकेटर फ्रेमवर्क। एक होता है जो इंडिया ने बनाया है, वो उसको बोलते हैं एनआईएफ, नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क। अब ये नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क बनाता कौन है, एसएसडी, सोशल स्टैटिस्टिक्स डिवीजन, ये बनाती है। अब अपन बात करते हैं एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि ये जो नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क है, इसमें एसडीजी गोल है। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि जो एक तो इन्होंने बनाए हैं टारगेट, और एक इन्होंने बनाए हैं इंडिकेटर। अब टारगेट क्या होता है, टारगेट वैसे जो एसडीजी में जो टारगेट डिसाइड हुए हैं ना, वो 2030 तक के ऑलमोस्ट सारे टारगेट 2030 तक डिसाइड हुए हैं, एसडीजी 2030 तक है। अब ये टारगेट कुछ इंडिकेटर के बेसिस पे मेजर किया जाएगा। अगर हमारा टारगेट ये है कि 2030 तक अपन सभी को फ्री एजुकेशन देते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये एक्चुअली इसमें टारगेट है एसडीजी में। तो ये अपन बेसिस पे, किसके बेसिस पे मेजर करेंगे, ये टारगेट हो गया प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्री एजुकेशन। अब ये मेजर कैसे करेंगे, ये मेजर करेंगे जो हमारा इनरोलमेंट रेशियो है, कि कितने लोग थर्ड स्टैंडर्ड तक पास हैं, कितने लोग फिफ्थ स्टैंडर्ड पास आउट हैं, कितने लोग एट्थ तक पास हैं, कितने लोग टेंथ जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसके बेसिस पे। तो ये सब अलग अलग लेवल का डेटा होगा, उसके लेवल पे अपन मेजर करेंगे कि कौन सा टारगेट हमें कितने परसेंट अचीव हुआ है। सपोज कि ये जितने भी हैं ये सारे 10th पास हो गए, तो ये 100% अचीव हो जाएगा। इसमें से कुछ 100% हो गए और कुछ 8 तक पहुंचे, तो ये अलग अलग परसेंटेज डिसाइड हो जाएगा। तो ऐसे जो इंडिकेटर बना रखे हैं एसडीजी ने, ये इसमें 9 तो टारगेट हैं, और ये 17 इंडिकेटर ओनली, जो SDG 4 है, ये इनके बेसिस पे 9 टारगेट और 17 इंडिकेटर। अब 9 टारगेट इसमें अलग अलग हैं। एक तो जैसे आपका ये फ्री एजुकेशन हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी तक। दूसरा हो गया कि आपको जेंडर डिस्पेरिटी नहीं होनी चाहिए। तीसरा होना चाहिए टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, ये सारी ये हो गया। एक हो गया आपका कि क्वालिटी टीचर हो गया, नंबर, और ये टीचर पीपुल रेशियो हो गया। ये सारे ऐसे टाइप के इंडिकेटर आप इसमें हो गए। तो अब अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। प्रोपोर्शन ऑफ कंप्यूटर लिटरेट एडल्ट। देखो, आप एजुकेशन की बात कर रहे हो, क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आज के ज़माने में कंप्यूटर इलिटरेट एडल्ट्स या जो कंप्यूटर एजुकेशन है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। साथ में जो टेक्निकल एजुकेशन, जो एक अपना जो चेंज हो रहा है कि इंटरप्रेन्योरशिप की, लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करें या अपना काम स्टार्ट करें, तो इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग हो रही है, लोगों को अलग अलग काम सिखाया जा रहा है। ये एक नई नई एजुकेशन पॉलिसी में भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन सब के बेसिस पे ये सब टारगेट है। तो एग्जैक्ट आपको वर्ड्स उसमें ऐसे नहीं मिलेंगे, ये आपको कॉमन सेंस से इसमें लगाना है। देखो, ठीक है। अब प्रोपोर्शन ऑफ कंप्यूटर लिटरेट एडल्ट्स, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आप भी टारगेट बनाओगे, तो अगर एग्जैक्ट वो इंडिकेटर बनाओगे, 17 याद रखना पॉसिबल नहीं है, इतने सारे इंडिकेटर। तो प्रोपोर्शन ऑफ कंप्यूटर लिटरेट एडल्ट्स, ठीक है, ये बात सही है, होना चाहिए क्वालिटी एजुकेशन में। नंबर ऑफ द पर्सन ट्रीटेड इन डी एडिक्ट डी एडिक्टेशन सेंटर। अब डी एडिक्टेशन सेंटर का एजुकेशन से क्या रिलेशन, क्यों मेजर करेंगे कि एजुकेशन का क्वालिटी बढ़ा है, ठीक है। और इनरोलमेंट रेशियो ऑफ चिल्ड्रेन विद डिसेबिलिटीज, ये एक तरह से इंक्लूसिव अप्रोच हो गई आपकी, कि सबको सब इंक्लूडेड होने चाहिए इसमें। तो ठीक है, ये हो गया बात। और परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर मंडीज इनरोल इन ई मार्केट। अब एग्रीकल्चर मंडीज का ई मार्केट में इनरोल होने से हमारा एजुकेशन और इंश्योर इंक्लूसिव और इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन से क्या लेना देना, ठीक है। तो ये नहीं होगा इसमें, ठीक है। एक 1 और 3 हो गया इसमें, और ठीक है, 1 और 3।
अब अपन बात करते हैं, विच ऑफ द डिवीजन आर पार्ट ऑफ सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, सीएसओ। अब सीएसओ की जगह सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स भी आ सकता है। मेजर हेड मैंने बताए थे आपको, एनएसएस, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स और डेटा गवर्नेंस। तो सीएसओ के अंदर हमने चार डिवीजन थी, एनएडी थी, इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स थी, एसएसडी थी, सीपीडी थी, कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन डिवीजन, प्राइस स्टैटिस्टिक्स डिवीजन, और कोई छूट जाए तो याद कर लेना, ठीक है। हो सकता है वीडियो के अंदर, मेरे को भी याद नहीं है, लेकिन जो सीएसओ का वीडियो है उसमें ये सब है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स, एनएडी, नेशनल अकाउंट डिवीजन, ये तो ऑब्वियसली सीएसओ की डिवीजन है। ईएसडी, इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स, जो आईआईपी और इकोनॉमिक सेंसस करवाती है, ये भी उसी की डिवीजन है। फील्ड ऑपरेशन डिवीजन, फील्ड ऑपरेशन डिवीजन हमने पिछले भी देखा कि ये एनएसएसओ, एनएसएसओ बोलो या एनएसएस, नेशनल सैंपल सर्वे, उसकी डिवीजन है। एनएसएस की चार डिवीजन है, एचएसडी, ईएनएसडी, फील्ड ऑपरेशन डिवीजन और एससीडी, सर्वे कोऑर्डिनेशन डिवीजन। तो इसमें फर्स्ट एक एक और दो आ जाएंगे। नेशनल अकाउंट डिवीजन होती है, वो जीडीपी वगैरह ये सब देखती है। तो वन और टू इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितने इजी क्वेश्चन है, सीधे सीधे की कौन सी डिवीजन किस में है। कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट टू द नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑफिशियल statistical system. They use absolute number, percentage, ratio and pictogram. इसमें कि विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये है नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स सिस्टम। नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के बारे में दो चार लाइनें दिखी हैं, इनमें से कौन कौन सी सही है। दे यूज एब्सोल्यूट नंबर, परसेंटेज, रेशियो एंड पिक्टोग्राम। अब इनके ना सेंटेंस पे जाओ कि ये बात तो सही है कि ये नंबर, रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया, कितने परसेंट लेबर फोर्स, कितने परसेंट एजुकेशन हो गया, मेल फीमेल का क्या रेशियो है, पिक्टोग्राम से भी कुछ डेटा है, एब्सोल्यूट नंबर भी है, ठीक है, ये बात तो सही है। दे ओनली काउंट फिजिकल क्वांटिटीज, ये आपको ना इसकी लैंग्वेज पे जाना है। अगर इसमें लिखा होता है कि दे काउंट फिजिकल क्वांटिटीज, बात सही है, लेकिन यहाँ लिखा है कि दे ओनली काउंट। अब एजुकेशन, ये आपका होगा लिटरेसी, और ये सारी चीजें तो एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आती ना। तो ओनली, ये कुछ कुछ चीजें ना नेगेटिव वर्ड आपको इसमें आइडेंटिफाई करने हैं। कि इसमें लिखा आ जाता है कि दे यूज ओनली परसेंटेज रेशियो, तो भी ये चीजें गलत हो जाती। अब इन्होंने लिखा है कि दे यूज एब्सोल्यूट नंबर, परसेंटेज, रेशियो, पिक्टोग्राम, ठीक है। अब यहाँ भी लिख देता दे यूज काउंट फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, ओके। लेकिन दे ओनली काउंट, ओनली काउंट, तो ये एक तरह से आपको जो जो चीजें, एक तरह से हर चीज आपको भी नहीं पता होगी। आपको ये देखना है कि कौन सी चीज नेगेटिव जा रही है यहाँ पे। दे ओनली काउंट, दे दे एस्टिमेट फ्रॉम सैम्पलिंग वेयर एग्जैक्ट काउंट इज नॉट, ये तो सिंपल सैम्पलिंग टेक्निक तो सब जगह यूज हो रही है, इंटरनेशनल हो, नेशनल हो। अब इसमें भी लिख देता कि ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स में दे ओनली, दे एस्टिमेट फ्रॉम ओनली सैम्पलिंग। ओनली सैम्पलिंग में फिर ये भी गलत हो जाता है, ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स में तो सेंसस कई सारी चीजें आती हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड का ही खेल है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। तो वन और थ्री इसमें आ जाएगा ऑप्शन में, ठीक है। वैसे ये पेपर आपको बता दूं, मैंने भी एक्चुअली ये पेपर दिया था एग्जाम में। मैं पहली बार ये, कल मैंने ये पेपर देखा है इसमें कि कौन कौन से क्वेश्चन मैं एग्जाम में करके आया था। तो बहुत ही इजी पेपर है। मेरा स्कोर इसमें एक्चुअली 150 स्कोर था सेकंड पेपर में। तो कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी के बारे में। जीडीपी होती क्या है, जितने भी आपकी गुड्स हैं, जितने भी आपकी चीज़ें बनी हैं, जितने भी सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एक geographical boundary in a year, the market value of the goods and services produced within a geographic boundary of a country in a given period, ठीक है, यही बात है। तो पहली लाइन क्या है, इस रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस विद इन ए कंट्री इन ए गिवन पीरियड, ठीक है, सही है बात, यही तो मेन डेफिनेशन है जीडीपी की। इट इज ए मेजर एट करंट एंड कांस्टेंट प्राइस, ठीक है। आपने दो चीज पढ़ी होंगी, एक तो होती है नॉमिनल और एक होती है रियल। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, तो दो चीजें हो गई। तो ये यही चीज है इसमें कि इट इज अ मेजर एट द करंट एंड कांस्टेंट प्राइस, ठीक है, सही बात है। इट इज अ मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर,
इकोनॉमिक वेलफेयर क्या होता है? इकोनॉमिक वेलफेयर एक तरह से वेलफेयर वाली चीजें होंगी इसमें। अगर इकोनॉमिक वेलफेयर का मतलब हो गया, अगर अपन जीडीपी बढ़ रही है तो अपन ये अजम्पशन अगर हमारी सही है कि सबकी एक लेवल में इनकम बढ़ रही है, सबकी एक लेवल में एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, तो अपन कहेंगे कि सबका इकोनॉमिक वेलफेयर हो रहा है। सपोज कि सब 1 ट्रिलियन, अभी हमारी 4 ट्रिलियन जीडीपी है, और इन आने वाले वर्षों में 5 ट्रिलियन हो जाती है, 5 ट्रिलियन हो जाती है, तो वो इकोनॉमिक वेलफेयर कब होगा? जब सबकी उसी परसेंटेज में वो बढ़े, इनकम बढ़े, एक्सपेंडिचर बढ़े, ये सब चीजें। तो ये एक इकोनॉमिक वेलफेयर का मेजर नहीं है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मेजर आप मान सकते हो, एक डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन वेलफेयर एक सोशल पैरामीटर है। तो वेलफेयर का मेजर नहीं है। आप अगर आप यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होती, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात होती, तो एक तरह से मेजर ऑफ इकोनॉमिक ये बात सही होती, लेकिन इकोनॉमिक वेलफेयर ये बात जच नहीं रही इसमें, ठीक है? तो ये इसमें नहीं होगा। अगर एक और दो इसमें ऑप्शन आप लगा दो, ठीक है, बी। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एसडीजी? कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी! 17 गोल हैं इसमें। हंगर हो गया, पावर्टी हो गया, एजुकेशन हो गया, जेंडर डिस्पैरिटी हो गया, क्लीन एनर्जी हो गया, अ, वो क्या, अंडर सी, लैंड अंडर सी, और अंडर वो क्या वो हो गया, पीस जस्टिस हो गया, क्लाइमेट एक्शन हो गया, एनर्जी हो गया, अफोर्डेबल एनर्जी। ये सारी चीज़ें हैं। आपको एसडीजी का तो मैंने अलग से वीडियो बना रखा है उसमें। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसडीजी? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी ये है एसडीजी। प्रमोट रेगुलेटेड यूज ऑफ एआई ये एसडीजी नहीं है। पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन ये तो 17th, ये याद रखो, ये 17th है, ये सबसे इजी रहता है। पीस नहीं, नहीं, 17 पार्टनरशिप वाला है, ये अलग है। हाँ, क्लाइमेट एक्शन है, ये भी है। पीस जस्टिस है। तो एक तरह से ये तीनों हैं इसमें। आपका सेकंड वाला ऑप्शन इसमें नहीं है। तो ऑप्शन मिल जाएगा आपको आंसर। ये कितना इजी है, रेगुलेटेड यूज ऑफ एआई। ऑप्शन से आप देख सकते हो कि यार ये एसडीजी कैसे होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन सीपीआई का मैंने वीडियो बनाया हुआ है प्राइस इंडेक्स के नाम से, जिसमें 4 वीडियो हैं। ये क्वेश्चन अगर आपसे एक बार आप ट्राई करोगे, अगर नहीं हो रहा आपसे, आंसर तक नहीं पहुंचे, तो वो 4 वीडियो देख के आओ, फिर ये क्वेश्चन ट्राई करो। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, रूरल अर्बन कंबाइंड। अब ये तो एनएसओ करवाता है ना, या पीएसडी करवाती है, प्राइस स्टैटिस्टिक्स डिवीजन करवाती है। और प्राइस स्टैटिस्टिक्स डिवीजन किस में आती है? सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है? तो ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबर, अब ये उल्टा दे दिया। ये तो करवाती है रूरल लेबर, और ये करवाती है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ये ठीक है, डीपीआईआईटी, ठीक है। और ये इसकी मिनिस्ट्री हो जाएगी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। ये भी चीज़ें याद रखना, कहीं उसमें मिनिस्ट्री का नाम आ जाए, कभी डिपार्टमेंट ऑफ, ये है जो आपका डीपीआईआईटी, इसकी भी फुल फॉर्म याद रखना। और ठीक है, तो इसमें ओनली एक ये वाला पेयर सही है, ओनली वन पेयर। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें। विच ऑर्गेनाइजेशन एट द सेंट्रल लेवल इज रिस्पॉन्सिबल टू कोऑर्डिनेट एंड यूनिफाई द एक्टिविटी ऑफ द डेथ रजिस्ट्रेशन इन इंडिया? एक बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1969। अब ये क्या करवाता है? जो आरजीआई है, आरजीआई की हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस करी। 3 चीजें हैं, 3 मेजर चीजें हैं। एक तो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, एक हो गया पॉपुलेशन सेंसस, एक हो गया मदर टंग सर्वे, और एक हो गया इसी के साथ एसआरएस, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ये 4 चीजें हैं। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्या होता है? इसमें डेथ और ब्रिथ जो आपकी है वो रजिस्टर्ड होती है। तो ये आरजीआई की एक्टिविटी है एक तरह से। तो इसमें ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है कि द
बेसिक यूनिट ऑफ डेटा कलेक्शन इन एग्रीकल्चर सेंसस इज ऑपरेशनल होल्डिंग। ठीक है, ये बात सही है। अब जो ये पीएलएफएस हो गया और जो हाउस होल्ड हो गया, एससीज हो गया, जो सोशियो इकोनॉमिक राउंड होते हैं, इनके अंदर जो हमारी डेटा कलेक्शन की जो बेसिक यूनिट क्या होती है वो हाउस होल्ड होती है। और एक हो गया आपका ई एस, क्या है, स्टैब्लिशमेंट इंटरप्राइजेज। ठीक है। जो ईएनएसडी जो करवाती है, ईएनएसडी, ये जो एचएसडी जो करवाती है, एचएसडी जो सर्वे करवाती है, उसके अंदर आपकी जो बेसिक यूनिट ऑफ डेटा कलेक्शन की होती है वो हाउस होल्ड होती है। ईएनएसडी करवाती है उसमें इंटरप्राइजेज या एस्टेब्लिशमेंट हो गया एक तरह से आपका। इंटरप्राइजेज और एस्टेब्लिशमेंट में क्या क्या अंतर है? इंटरप्राइजेज क्या है कि इंटरप्राइजेज के अंदर बहुत सारे एस्टेब्लिशमेंट हो सकते हैं। एस्टेब्लिशमेंट क्या हो गया? ये स्टैब्लिशमेंट वन हो गया, ये स्टैब्लिशमेंट टू हो गया, स्टैब्लिशमेंट थ्री हो गया। स्टैब्लिशमेंट क्या होता है कि जो एक प्राइमरी यूनिट होती है जिसकी एक ही लोकेशन होती है, ठीक है, और कोई उसकी सब्सिडरी नहीं होती, उसको बोलते हैं अपन स्टैब्लिशमेंट। और इंटरप्राइजेज क्या होती है कि इंटरप्राइजेज के अंदर बहुत सारे स्टैब्लिशमेंट हो सकते हैं। तो अपना क्वेश्चन क्या था कि ये चीज़ें बता दी। एग्रीकल्चर में जो बेसिक यूनिट होती है वो ऑपरेशन होल्डिंग होती है, ठीक है। और ये मैंने बाकी चीजें आपको प्लस में बता दी। पॉपुलेशन सेंसस कम अंडर कॉन्करेंट लिस्ट। 24 में भी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया कि पॉपुलेशन सेंसस कम अंडर कॉन्करेंट लिस्ट नहीं, कम अंडर यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट 69 एंट्री है और उसका 7th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये चीजें लिखी हुई हैं इसमें, ठीक है। अब ये चीज देखना, पॉपुलेशन सेंसस यूनियन लिस्ट में आता है और पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेट वो कंकरेंट लिस्ट में आता है, दोनों में। ठीक है, ये हो गया। द पीरियोडिसिटी ऑफ इकोनॉमिक सेंसस इज 10 ईयर। नहीं नहीं नहीं, ये इन जनरल 5-6 ईयर होती है, ऐसे कोई फिक्स नहीं है। इकोनॉमिक सेंसस कभी कभी 3-3 साल में भी हुआ है, ये कभी 6 साल में, कभी 5 साल में, ऐसे भी हुआ है। 10 साल में तो कभी रेयर ही हुआ है। तो इसमें ए ओनली, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। द मैंडेट ऑफ एनएससी नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन इज टू serve as a nodal model and empowered body for all core statistics security of the nation। सही है। एनएससी का आप मैंडेट देखोगे तो इसमें ये चीज मेंशन है सबसे पहले। इवॉल्व मॉनिटर एंड एनफोर्स स्टैटिस्टिकल प्रायोरिटी एंड स्टैंडर्ड, हाँ, ये भी सही है। इंश्योर स्टैटिस्टिकल कोऑर्डिनेशन, तीनों सेम ही चीजें हो गई ना एक तरह से। स्टैंडर्ड मेंटेन करना और स्टैटिस्टिकल एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करना, और जो नोडल एजेंसी होगी एक तरह से, मॉडल एंड इम्पावर्ड बॉडी। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है एनएससी का। एनएससी का जो मैंडेट है इसमें तीनों चीजें हैं इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 62, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज कैलकुलेटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। अब इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर लेबर, रूरल लेबर और अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन वर्क, ऑर्गेनाइजेशन वर्कर कहाँ हो गया? इंडस्ट्रियल वर्कर होता है ये। प्लांटेशन लेबर, प्लांटेशन लेबर भी नहीं होता। अनऑर्गेनाइज वर्कफोर्स, ये भी नहीं है। स्किल्ड लेबर, स्किल्ड लेबर के नाम से भी नहीं होता। अनस्किल्ड वर्कर, कल्टीवेटर, कुछ भी दिखाया है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑफिस गोयर्स, अनएम्प्लॉयड पर्सन, हाउस वाइज। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको सीधा सीधा यही लग जाएगा। सीपीआई जो होता है, ये एलआरएल हो गया, लेबर हो गया, अर्बन रूरल कंबाइंड हो गया, यही चीजें हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग रेस्पेक्ट ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इट मेजर द चेंजेस इन वॉल्यूम ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ ए रेस्पेक्टिव बास्केट। कोई भी इंडेक्स नंबर हो, कोई भी इंडेक्स नंबर हो, जो प्राइस इंडेक्स है वो इन्फ्लेशन मेजर करेगा, ठीक है। ये जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मेजर करेगा ऑब्वियसली, ये के बास्केट का, ठीक है। इट इज यूज टू एनालाइज परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, ये भी बात सही है। कोई भी चीज कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसका बेसिक यूज तो है ही ना, इट यूज टू एनालाइज परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी।
ठीक है। ये आप अगर सीपीआई की बात करें, सीपीआई इज यूज टू एनालाइज परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस सेक्टर इकोनॉमी। ऑब्वियसली सीपीआई में एक्चुअली प्राइस होता है, तो उसमें परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस एक्चुअली आउटपुट से डिसाइड होती है कि आउटपुट कैसे बढ़ रहा है। लेकिन एज ए टूल उसमें ले सकते हैं कि किसकी प्राइस, किस इंडस्ट्री की प्राइस ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है। तो अगर आईआईपी का मेन चीज़ ये है कि ये इंडेक्स बताएगा जो आपके परसेंटेज चेंज हुए हैं, और साथ में जो परफॉर्मेंस एनालाइज हुई है, तो ये दोनों ऑप्शन आ जाएंगे इसमें, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग रेलेवेंस, इम्पार्शियलिटी एंड इक्वल एक्सेस। क्या है ये? मैं बिना देखे बता दूं कि ये है अपना जो प्रिंसिपल 1 है। इसी के अंदर एक चीज लिखी है, टेस्ट और प्रैक्टिकल यूटिलिटी, जो 2024 में क्वेश्चन आया है। पर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड एथिक्स ठीक है, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ठीक है, लेजिस्लेशन ठीक है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन ठीक है। अब इसमें एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हो गया, एक हो गया नेशनल कोऑपरेशन या कोऑर्डिनेशन, जो भी हो गया, लेजिस्लेशन आ गया, एक प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज हो गया। ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, और एक दो और होंगे कोई से जो मेरे को याद नहीं आ रहे, जो हमारे 10 प्रिंसिपल हैं। तो ये एक तरह से विच ऑफ द अबव आर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, तो ये सारे ही हो गए, पांचों ही हैं ये तो। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। लेस्पेयर इंडेक्स यूज करंट पीरियड क्वांटिटी एज ए वेट। लेस्पेयर्स मेथड क्या करता है? बेस ईयर की क्वांटिटी यूज करता है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। परसेंटेज इंडेक्स यूज करंट ईयर। ठीक है, दोनों ही गलत हो गए तो। तीसरा क्या? फॉर द सेम सेट ऑफ द डेटा लेस्पेयर इंडेक्स इज ग्रेटर देन पैसेज इंडेक्स। अब ये बात सही है कि ये होता क्यों है? क्योंकि एक तो आपका आता है इसमें, इन जनरल लेस्पेयर का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू नोट, ये समीशन लगा देना आप, क्यू नोट P1 डिवाइड बाई समीशन क्यू नोट P नोट। अगर इसकी बात करूं L01, और P01 की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा आपका? क्यू नोट P1, ओ Q1 P1, Q1 P नोट। ठीक है, ये हो गया दोनों। तो सेम सेट ऑफ द डेटा के अंदर क्या होता है? एक तो आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आ जाएगा, कि जैसी जैसे आपका जो प्राइस होती है वो क्वांटिटी के नेगेटिव रिलेशन में होती है इन जनरल, कि जो क्वांटिटी बढ़ेगी तो प्राइस कम होगी, या प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी कम होगी। ठीक है। इन जनरल प्राइस जब बढ़ती है, और दोनों चीज़ें सेम डायरेक्शन में नहीं जाती, एक तरह से नेगेटिव रिलेशन की बात नहीं है, बट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं। ठीक है। तो अब इसमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आ जाता है। और इन जनरल क्या होता है कि एक अगर अपन बेस ईयर में जाते हैं तो लोग जो करंट ईयर की जो बास्केट है वो करंट ईयर के प्राइस से ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगी, करंट ईयर की क्वांटिटी। जो बेस ईयर की क्वांटिटी है वो करंट ईयर के प्राइस से रिफ्लेक्ट नहीं होगी। ठीक है। तो इसलिए ये सारी ये चीज़ें होती हैं, तो आर नोट करेक्ट, 1 और 2 आर नोट करेक्ट। ठीक है। ये चीज़ें भी आपको इसमें देखनी है। ठीक है। ये स्टेटमेंट गिवन आर नोट करेक्ट लिखा है, इनकरेक्ट भी लिख सकते थे सीधा सीधा कि कौन से इनकरेक्ट है, लेकिन इन्होंने लिखा है कि नॉट करेक्ट। ठीक है। The most appropriate method for constructing a index number is Fisher's idle index method. It is preferred to NA idle because it is based on the geometric mean, which is considered best average. Is satisfy both time reversal test and factor reversal test. ठीक है। इस take into account both current year base year quantity as a weight. अब एक एक चीज पे बात करते हैं। अब अपन बात करते हैं टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट की। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट तो क्या होता है कि अपना जैसे ये कोई प्राइस इंडेक्स है, और इसमें टाइम रिवर्स कर दे इंटू P10 इज इक्वल टू 1। ये अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ये टाइम रिवर्सल हो जाएगा। और जो फैक्टर है, फैक्टर अगर चेंज कर दें, फैक्टर कैसे हो गए? P01 Q01 इज इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम इंडेक्स आ जाए इसमें। ठीक है। और इसके अलावा एक होता है यूनिट टेस्ट।
ठीक है, और एक होता है सर्कुलर टेस्ट। तो सर्कुलर टेस्ट तो क्या होता है, सर्कुलर टेस्ट तो एक तरह से जो आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट है इसका एक्सटेंशन है। इसको अपन लिखते हैं P01 इंटू P12 इंटू P20 इज इक्वल टू 1, या फिर आगे के जहां तक अपने को एक्सटेंशन करना है वहां तक। और यूनिट टेस्ट क्या है कि ये जो आपकी जो इंडेक्स जो क्वांटिटी की जो यूनिट होती है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। जो आपका इंडेक्स निकल रहा है, अगर आप केजी में कर रहे हो, आप फिट में कर रहे हो, या सेंटीमीटर में कर रहे हो, या किलोग्राम में कर रहे हो, या इस पे। ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं कि कौन कौन सा इंडेक्स कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करता है। यूनिट टेस्ट एक तरह से सारे फॉलो करते हैं एक सिंपल एग्रीगेटेड मीन। ये यूनिट टेस्ट फॉलो नहीं करता। अब बात करते हैं अपन फैक्टर रिवर्सल की, नहीं, टाइम रिवर्सल की। टाइम रिवर्सल में फिशर हो गया, एक हो गया मार्शल एजवर्थ टेस्ट जिसमें एवरेज लेते हैं दोनों का। ठीक है। वॉल्यूम इंडेक्स हो गया ये। फैक्टर रिवर्सल हो गया, फैक्टर रिवर्स में ओनली आपका फिशर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और सर्कुलर टेस्ट में इसके साथ आपका ये भी आएगा एक, वो सॉरी, जियोमेट्रिक एग्रीगेटेड मीन जो भी है आपका। तो ये इंडेक्स हो गए इसमें। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट होता है वो ओनली फिशर सेटिस्फाई करता है, लेकिन जो टाइम रिवर्सल होता है वो मार्शल एजवर्थ जियोमेट्रिक ये भी करते हैं। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में क्या है, दे हेल्प इन फ्रेमिंग ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। सीधी बात है ये तो, कोई भी इंडिकेटर होगा। दे हेल्प इन एक्सेसिंग द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। ओके। दे आर यूज टू एडजस्टिंग नेशनल इनकम। ठीक है, डिफलेटर के टाइप में ऐसे। अब इसमें एक चीज देखिए आपने, इसमें रेस्पेक्ट ऑफ इंडेक्स नंबर लिखा है, कोई स्पेशल इंडेक्स का नाम नहीं लिखा है। अगर आप एक स्पेशल इंडेक्स नंबर का नाम लिख दोगे, सीपीआई का नाम लिख दोगे इसमें, तो सीपीआई से रिलेटेड सही होंगे, वो सही होंगे, लेकिन इसमें इन जनरल इंडेक्स नंबर की चीज़ ली है कि कोई सा इंडेक्स भी आप ले सकते हो। ठीक है। हो सकता है आईआईपी एक किसी ऐसा इंडेक्स की बात करते हैं अपन जो इकोनॉमी को एडजस्ट में नहीं होता है। ठीक है, तो हो सकता है ऐसी कंडीशन आए, लेकिन यहाँ पे ये एक जनरल इंडेक्स नंबर की बात करिए और तीनों एक तरह से सही हो जाएंगे इसमें। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68, 69 और 70 की। तीनों में सेम ही डेटा दिया गया है। द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी फॉर द करंट ईयर एंड बेस ईयर फॉर 5 आइटम आर गिवन बिलो। ठीक है, तो ये चार चीज़ें दे रखी हैं, P0 Q0 P0 Q1 और P1 Q0 और P1 Q1। ठीक है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फिशर आइडियल प्राइस इंडेक्स। तो आइडियल प्राइस इंडेक्स बेसिकली एक तो लेस्पेयर और जो पैसा से होता है, इसका एक तरह से जियोमेट्रिक मीन होता है ये। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, इसका फॉर्मूला बेसिकली ये एक तरह से आपका क्या हो गया, ये एक तरह से आपका हो गया लास्टेज फॉर्मूला, और ये हो गया पासेज इंडेक्स। ठीक है, इन दोनों का जियोमेट्रिक मीन। तो ये वैल्यू इसमें सीधी सीधी पुट करनी है। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 135। ये कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 135। और अब सेम चीज बात करते हैं, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे आपको P01 की बात करा, और यहाँ P10 की बात करा। तो जो जहाँ पे 1 था उसको 0 से रिप्लेस करना, और जहाँ 0 था उसको 1 से रिप्लेस करना। सेम ही वो वही फॉर्मूला है इंडेक्स नंबर का। तो ये भी सेम इजी क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल भी वो नहीं करना इसमें। और तो ये क्या हो गया इसका, अगर आप इसमें वैल्यू पुट कर दोगे तो ये 74 आ जाएगा। अब इसकी एक अपन अल्टरनेटिव अप्रोच की बात करते हैं। अपन ने अभी क्या पढ़ा है कि जो टाइम रिवर्सल टेस्ट होता है वो इंडेक्स नंबर, जो आइडियल इंडेक्स नंबर होता है, फिर सर ये फॉलो करता है। तो इसका मतलब हमने क्या देखा था अभी थोड़ी देर पहले, पी P01 इंटू P10 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास अगर ये क्वांटिटी हमने अगर यहाँ से आइडेंटिफाई करी है, तो ये क्वांटिटी हमें करने में क्या आएगा, 1/135 या 1.35। ठीक है, ये इंडेक्स मतलब
135 करोगे और इधर से 100 कर देना, एक ही बात है। तो ये आ जाएगा 74, अल्टरनेटिव अप्रोच से सीधा आंसर आ जाएगा ये। अब क्वेश्चन नंबर 70 क्या, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फिशर आइडियल क्वांटिटी इंडेक्स। क्वांटिटी चाहिए इसमें। तो क्वांटिटी की बात है, तो एक तो आपका अप्रोच ये होगा, क्वांटिटी इंडेक्स का फॉर्मूला है, इसके अंदर सारी वैल्यू पुट करो, ये करो। दूसरा, जो हमने इसमें जो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट देखा है, ऊपर ऊपर जो टेस्ट इसमें यूज किया है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट यूज किया है, इसमें फैक्टर रिवर्सल। तो फैक्टर रिवर्सल के अंदर ये वाला फॉर्मूला होता है, तो एक तो आप ऐसे आंसर निकाल सकते हो, इनटू ये डिवाइड में 135 करके, इंटू 100 करके, तो इसका आंसर आ जाएगा 126। एक इसमें भी डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो। तो बहुत ही इजी आंसर है। आपको इसमें यूपीएससी वाले भी क्वेश्चन इसी हिसाब से बनाते हैं कि आपको एक कैलकुलेशन करनी पड़े, दूसरी से अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं तो दूसरी आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको कंसेप्ट यूज करना है इसमें। आप कोई भी क्वेश्चन दिखाओगे ना इसमें, तो आपको जैसे मीन, किसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कैलकुलेट कर दिया, तो वो वेरिएंस उसी का कैलकुलेट करवाएगा जिससे मीन से कुछ रिलेशन हो। जैसे अपन सिंपल बात करें काई स्क्वायर की, काई स्क्वायर में मीन क्या होता है, एन, 2n। तो अगर आपको एन पता चल गई तो आप सारी चीज़ें बता दोगे, ठीक है, ये वाली बात है। तो आप ये चीज़ देखना कि कुछ ना इसमें अंदर कुछ शॉर्टकट टाइप की चीज़ें होती हैं। अब आप ये इतनी कैलकुलेशन करोगे, यहाँ सीधा 1/1, ये 100/135 कर दोगे, सीधा आंसर आ जाएगा 74। यहाँ पे थोड़ा सा इजी इससे आ जाएगा। इन जनरल अगर ऐसे ही अगर अपन कैलकुलेशन करें तो ये 1.7 के आसपास इसका कोई डेटा आएगा, और 1.7 से एक बार अगर इसको मल्टीप्लाई करके देखें अपन, बिना कैलकुलेटर के, 7.4 इंटू 1.7, ये 125.8, 125.8, तो ये अप्रोक्स 126 आ रहा है। तो आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन की स्पीड भी फास्ट करनी है, लॉजिक लगाने हैं, बहुत इजी पेपर आते हैं इसके। चलो ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपका जो भी सजेशन हो वो कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा कि आपको आंसर्स क्वेश्चन के एक एक अलग अलग क्वेश्चन के वीडियो बनाना ज़्यादा सही रहता है, या एक सीक्वेंस वाइज 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का वीडियो आपको सही लगता है। सजेशन ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।